नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं आपकी होस्ट चारू गर्ग। आज हमारा टॉपिक है सेविंग्स, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं किरण तेलांग, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एबीटी कैपिटल, और साथ ही प्रकाश रंजन सिन्हा, डायरेक्टर नर्चर इंडिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। चलिए अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम इस शो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के हमारे शो के टॉपिक्स होंगे, हमारा म्यूचुअल फंड डिस्कस करेंगे हम, साथ ही आरडी और एसआईपीस के जरिए कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसा रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन, ये सारी टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस शो पे। चलिए अपने दर्शकों को बता दें कि वो कैसे हमारे साथ इस शो में जुड़ सकते हैं। आपके कोई भी सेविंग से रिलेटेड सवाल है, आप हमें एसएमएस लिख सकते हैं। हमारा कोड है सेव, लिखिए, हमें भेज दीजिए 57575 पर। साथ ही आप हमारे साथ ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं moneyguru@cnetwork.com पर। चलिए हमारी पहली दर्शक जुड़ी है पूजा पांडे दिल्ली से। पूजा, स्वागत है आपका शो में, पूछिए अपना सवाल। चलिए लगता है पूजा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन्होंने हमें एसएमएस के जरिए भी सवाल भेजा है। इनका सवाल है ये पोर्टफोलियो, इन्होंने पोर्टफोलियो में प्लानिंग अपना दिया हुआ है आरडी और एसआईपी के जरिए। उन्होंने पूछा है कि कैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं। इनकी एज है 25 ईयर्स, 5000 ये मंथली इन्वेस्ट करना चाहती हैं। इन्हें ज्यादा से ज्यादा ये रिटर्न कहाँ पे देख सकती हैं? किरण, आप इनको क्या सजेस्ट करेंगी? पूजा जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ रिटर्न्स की तरफ ध्यान ना दें। रिटर्न्स जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस चीज़ के लिए सेव करना चाहती हैं। आप अपने गोल्स डिसाइड कीजिए, आपके पास कितना समय है इन्वेस्टेड रहने के लिए वो डिसाइड कीजिए। उसके बाद आप प्रोडक्ट्स चुन सकती हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी यहाँ पर। अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करती हैं और आपका गोल 10 साल बाद है, तो आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लूज कर जाएंगी इक्विटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपना कॉर्पस जनरेट करने की। और दूसरी तरफ अगर आपको पैसे 2-3 साल में चाहिए और आपने इक्विटी में लगा दिए पैसे, अगर मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो हो सकता है आपका प्रिंसिपल भी वापस ना आए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले अपना गोल डिसाइड कीजिए। रिटर्न्स तो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती हैं। जी बिल्कुल, जैसे किरण आप बता रही हैं कि ये रिटर्न्स के बारे में कुछ नहीं कर सकती। इनको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टाइम होराइजन इनको डिसाइड करना होगा कि कितनी अवधि के लिए नजरिया रख सकती हैं। प्रकाश, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कुछ अगर आप इनको म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस इनको बता सके कि कौन से बेस्ट फंड्स हो सकते हैं इनके लिए। जैसा कि अभी किरण जी ने बोला कि बहुत ज़रूरी है आपका अपना टाइम फ्रेम करना, डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, रिकरिंग डिपॉजिट में अगर आप इन्वेस्ट करती हैं तो आज आपको एक हायर इंटरेस्ट रेट पे आप इन्वेस्ट करती हैं। और दूसरा, जब इन्होंने एसआईपी की बात की तो ये डेट की बात कर रही हैं या इक्विटी की बात कर रही हैं, ये इन्होंने क्लियर नहीं कहा। लेकिन अगर इनकी अवधि 5 साल से ज़्यादा का है तो जो कि निश्चित तौर पर मैं इक्विटी बोलूँगा। और उनकी उम्र अभी 25 वर्ष है। अगर ये 25 साल तक भी अगर ये 5-5 हज़ार रुपया अगर हर महीने इन्वेस्ट करती हैं और एक मैं 15% का अगर एक कंजर्वेटिव CAGR भी लूँ तो मेरे हिसाब से लगभग 1.62 करोड़ का इनका एक कॉर्पस बिल्डअप हो जाएगा। तो ये एक बिल्कुल इक्विटी की तरफ देखें और शुरुआत ये लार्ज कैप से कर सकते हैं। और जो कुछ अच्छे फंड्स हैं वो है बिरला फ्रंटलाइन है, आपको UTI अपॉर्चुनिटी है, प्रूडेंशियल ICICI का फोकस ब्लू चिप फंड है। तो ये 3-4 फंड है जहां से ये शुरुआत कर सकती है। तो हमारे एक्सपर्ट की राय ये फॉलो कर सकती हैं। इन्होंने सजेस्टेड म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन भी बताए हैं, आप बिल्कुल इनका विकल्प चुन सकती हैं। चलिए हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं राजेश गांधी हैदराबाद से। राजेश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मेरी उम्र 43 ईयर्स है और मैं SIP शुरू करना चाहता हूँ 10,000 रुपीज पर मंथ फॉर नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स जी। एंड द ऑब्जेक्टिव इज फॉर द रिटायरमेंट फंड एज वेल एज फॉर द हायर एजुकेशन जी। I have selected 5 funds, 3 large cap fund. One is the Quantum Equity, ICICI Prudential Focus Blue Chip, UTI Opportunities, and 2 mid cap fund, HDFC Mid Cap Opportunity as well as SBI Emerging. बिल्कुल आपको राय दिलवा देते हैं। किरण, इनका सवाल है कि ये 10,000 मंथली जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव जो है ये रिटायरमेंट प्लानिंग का, जिस तरह से ये बता रहे हैं, और इन्होंने फंड्स भी इन्होंने बताए हैं। कौन से फंड्स इनको आप सजेस्ट करेंगी और ये क्या ऑप्शंस देख सकते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए? राजेश जी, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपने इक्विटी फंड्स चुने हैं और आप SIP के ज़रिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही अप्रोच है।
आपका अगर मैं रिटायरमेंट की एज आपकी 60 अज्यूम करूं तो अभी आपके पास 17 साल का टाइम है, तो 17 साल में आप बहुत अच्छा कॉर्पस बना पाएंगे इस इन्वेस्टमेंट के जरिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शंस हैं जो मेरे ख्याल से आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। आपका एक ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट होता है पीएफ के थ्रू, जो आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। पीएफ जो है एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है रिटायरमेंट प्लानिंग कॉर्पस के लिए। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर आप कभी जॉब चेंज करें तो पीएफ अपना विड्रॉ ना करें, बिकॉज आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट उसमें से चला जाएगा अगर आपने विड्रॉ कर लिया। अगर आप नए जॉब में शिफ्ट हो रहे हैं तो अपना पीएफ ट्रांसफर कर लीजिए जी। दूसरी चीज़ है पीपीएफ, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसे आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप हर साल इसमें मैक्सिमम 1 लाख रुपया जमा कर सकते हैं, तो आप ये मैक्सिमाइज करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज पीपीएफ ही डेट फंड्स में, डेट एरिया में एक ऐसी चीज़ है जिसमें टैक्स नहीं लगता मैच्योरिटी पे। तो पीपीएफ की तरफ भी आप ध्यान रखिए कि मैक्सिमाइज करते रहें और अपने रिटायरमेंट तक इसको कंटिन्यू रखें। जी बिल्कुल किरण। प्रकाश, हम आपसे और दर्शकों के लिए ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए स्पेशली एनपीएस का विकल्प कैसा रहेगा? नहीं, देखिए एनपीएस में मैं जैसा कि किरण जी ने आपको बोला, आपका अगर 10 से ऊपर से अवधि जो होती है तो आपको इक्विटी में ज़्यादा रहना चाहिए। अगर आप एनपीएस को देखेंगे और एनपीएस के अंदर जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम भी है तो उसके अंदर मैक्सिमम एक्सपोजर है वो है 50%। तो आपका 50% ही आपको इक्विटी दे सकता है और उसके अंदर भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं स्टॉक सिलेक्शन में। तो मैं एनपीएस को रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ही नहीं सुझाव दूंगा। और जैसा किरण जी ने बोला, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। एक चीज़ इनको ध्यान देनी पड़ेगी कि जो भी ये फंड सेलेक्ट करें, तो इन्होंने कुछ अच्छे नाम इन्होंने बताए, उस पर कंटिन्यू रखें। लेकिन जैसे ही इनके रिटायरमेंट का अवधि नज़दीक आएगा, लेट्स से अगर साल 2 साल जब जैसे इनका नज़दीक आना शुरू होता है, तो ये धीरे धीरे अपनी पोर्टफोलियो की जो कॉम्पोजिशन है वो बैलेंस करने की कोशिश करें और इक्विटी से धीरे धीरे कुछ डेट में मूव करते चलें। और जब आखिरी के 6 महीने जब इनके बच जाते हैं तो इनका लगभग इनका जो पोर्टफोलियो वो डेट या डेट ओरिएंटेड पोर्टफोलियो दिखना चाहिए। फिर उसके बाद जो कॉर्पस इनका काफ़ी जो अच्छा बन चुका होगा उसको ये या तो अपना ये किसी अच्छे पेंशन स्कीम में डाल सकते हैं या इक्विटी या एमआईपी में डाल सकते हैं या पोस्टल एमआईएस में डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये अपनी पहले पैसे की ग्रोथ करें और उसके बाद उस ग्रोथ को प्रोटेक्ट करें। जी बिल्कुल, तो ये राय फॉलो कर सकते हैं जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये प्रोटेक्ट करके एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ये इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, तो इनको अच्छा कॉर्पस ये बिल्ड कर पाएंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। चलिए कुछ और सवालों को भी हम शामिल करेंगे। अभी फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए मनी गुरु। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज का हमारा टॉपिक है सेविंग्स, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं किरण तेलांग और प्रकाश रंजन सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कुलभूषण अग्रवाल रेवाड़ी से। कुलभूषण जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए। कुलभूषण, आप सुन पा रहे हैं हमें? सुन पा रहे हो? हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल यह है कि गोल्ड या सिल्वर में, जी, सोने या चांदी में, हाँ जी आगे पूछिए। कुछ 5 साल या 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं कि कुछ 5 साल बाद हमें डबल तो नहीं, लेकिन हाँ जैसे पिछले रिकॉर्ड चला है, सेंसेक्स चला है इसका अपना गोल्ड का। आप फिजिकल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक? फिजिकल फॉर्म में। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। प्रकाश, ये सवाल मैं आपसे लूंगी। जैसे ये बता रहे हैं कि 4-5 इयर्स का इनका टाइम होराइजन है और बेसिकली ये फिजिकल गोल्ड की बात कर रहे हैं, ये किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो फिजिकल गोल्ड लेने में क्या नुकसान है वो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको फिजिकल गोल्ड आपको स्टोर करना पड़ेगा, थेफ्ट का रिस्क होता है, और कल को आप उसको अगर बेचने जाएंगे तो आपको कैसे आप बेचेंगे वो एक प्रॉब्लम होती है। तो मैं फिजिकल गोल्ड की तो कभी सलाह नहीं दूंगा इनको। गोल्ड ही अगर खरीदना भी चाहें तो ये ETF के थ्रू खरीद सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक जो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आज क्या हम गोल्ड हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि आप एक चीज़ देखिएगा कि जो गोल्ड की भी जो भी प्राइस मूवमेंट होती है वो काफ़ी हद तक आपको इकोनॉमिक सिचुएशन पर बहुत डिपेंडेंट होती है। अगर पिछले साल का हम अगर रिटर्न लें गोल्ड और सिल्वर का तो वो नेगेटिव रहा है, उसके पहले वाले साल अच्छा रहा है। और गोल्ड के बारे में कॉन्ट्राडिक्टिव व्यूज है एनालिस्ट का। कुछ का मानना है कि शायद साल खत्म होते होते गोल्ड रिकवरी पे आ जाएगा प्राइस,
और कुछ का मानना है मुश्किल है, क्योंकि इक्विटी में एक रिवाइवल दिख रही है। और जब इक्विटी में रिवाइवल होती है, जैसे कि पिछले साल लोगों ने इक्विटी को प्रीफर किया गोल्ड के मुकाबले में। सिल्वर का जहां तक सवाल है, तो सिल्वर में एक चीज आप जानिए, क्योंकि सिल्वर की एक इंडस्ट्रियल यूसेज होती है, और अगर रिकवरी होती है, इकोनॉमिक रिकवरी होती है, इंडस्ट्रियल रिकवरी होती है, तो सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी। तो सिल्वर में फिर भी पॉसिबिलिटी रिटर्न की अच्छी हैं। तो मैं सिल्वर का बोल सकता हूं कि यस, पॉसिबिलिटी रिटर्न के हैं अच्छे। गोल्ड के बारे में थोड़ा सा डिवाइडेड व्यू है जी, बिल्कुल। ये मेरा अपना कहना है। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है कि मैं इनको हमेशा बोलूंगा कि आप ईटीएफ के थ्रू गोल्ड में करें। सिल्वर में भी कोई ईटीएफ नहीं है, तो वहां पे फिजिकल फॉर्म में ही आपको जाना पड़ेगा, अगर आपने ऐसा डिसाइड किया तो। जी बिल्कुल। किरण, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इन्होंने बताया कि फिलहाल एक साल में हमने 8.6 का नेगेटिव रिटर्न गोल्ड में देखने को मिला है, तो फिलहाल आप कुछ फिजिकल गोल्ड का तो नहीं, फिलहाल ईटीएफ की ही हम बात करें, ईटीएफ में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ईटीएफ के कौन से विकल्प हैं, कौन से बेस्ट आप इनको सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं गोल्ड के मतलब मैं चाहती हूँ कि गोल्ड की तरफ ये ज़्यादा ध्यान ना दें, बिकॉज अगर ये इनकी एक्सपेक्टेशन है कि ये 4-5 साल में डबल कमाना चाहते हैं, तो इसकी अपेक्षा बहुत ही कम है। अगर इनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है तो मुझे लगता है इनको इतना रिटर्न नहीं मिल पाएगा। और ये अपना पूरा पोर्टफोलियो देखें, उस पोर्टफोलियो से केवल 10% इनका गोल्ड या सिल्वर या कमोडिटीज़ में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये जो हैं ऐसे एसेट्स हैं जिनका कोई एक्चुअल यूजेज नहीं है। अगर आप सिल्वर की बात करें, जैसे प्रकाश जी ने कहा, सिल्वर के काफ़ी इंडस्ट्रियल यूजेज हैं, बट उसके अलावा अगर आप गोल्ड देखें तो इंडिया में ज़्यादातर ये ऑर्नामेंट्स या मतलब घर में सिर्फ रखने के लिए होता है, कभी कोई गोल्ड बेचता नहीं है जनरली। तो उस हिसाब से ये 10% से ऊपर अपने पोर्टफोलियो में ना लें गोल्ड, तो बेहतर रहेगा। और जैसे प्रकाश जी ने कहा कि जब इक्विटी मार्केट बढ़ता है तो सिल्वर की रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे होने की संभावना होते हैं, मेरा भी यही व्यू है। तो अगर इक्विटी मार्केट की बढ़ने की संभावना जो लग रही है अगले साल में, तो उस हिसाब से सिल्वर का रिटर्न ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस हैं गोल्ड से। चलिए, फिलहाल हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की एडवाइस आपको मिल चुकी है, आप उस हिसाब से एडवाइस फॉलो कर सकते हैं। हम अगला सवाल लेते हैं, ईमेल के जरिए पूछा है आर के दुबे ने बैंगलोर से। इनका सवाल है, इनको टैक्स सेविंग के ऑप्शंस जानने हैं। प्रकाश, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, 6 लाख इनकी एनुअल इनकम है और ये जानना चाहते हैं कि सेक्शन 80C के अंडर कौन कौन से एक्ट्स हैं जिससे ये टैक्स सेव कर सकते हैं। देखिए, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ये 1 लाख से ज़्यादा ये इन्वेस्ट करने का एडवांटेज इनको नहीं मिलेगा 80C के अंदर। तो सबसे पहले इनका पीएफ में कितना कटता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि पीएफ 80C के अंदर आता है। उसके अलावा अगर इन्होंने कहीं होम लोन ले रखा है तो प्रिंसिपल अमाउंट का जो होता है उसका भी एडवांटेज इनको उसके अंदर मिलता है। जो आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आप देते हैं, तो प्रिंसिपल पार्ट जो होता है वो 80C के अंदर आता है। इसके अलावा इनके अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी ट्यूशन फीस या जो भी एजुकेशनल फीस होती है 2 बच्चों का, वो उसके अंदर आप कवर हो सकता है। इसके अलावा अगर ये देखना चाहें तो ये पीपीएफ देख सकते हैं, क्योंकि पीपीएफ के अंदर आपको ट्रिपल ई एडवांटेज होता है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 80C का लेते हैं, आपके उसके इंटरेस्ट टैक्स फ्री होती है, और मैच्योरिटी में भी आपको एडवांटेज मिलता है। पीपीएफ एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम है, अगर ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं। और उसके बाद मैं ईएलएसएस बोलूंगा। तो मैं जहां तक निवेश के प्रश्न है, मैं उसमें इनको बोलूंगा ये ईएलएसएस और पीपीएफ, ये 2 के बीच में अपना डिवाइड करें, तो ये बेहतर इनके लिए एक ऑप्शन होगा। जी किरण, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि लाइफ इंश्योरेंस का अगर इन्होंने कुछ ऑप्शन दे रखा है, उसका प्रीमियम है, उस पे भी क्या ये कुछ टैक्स सेविंग एज एन ऑप्शन दिखा सकते हैं? साथ ही अगर कुछ इनका फीस वगैरह है, उस पे भी मैक्सिमम रिबेट कितना मिल सकता है और उसका क्या डिटेल्स है, आप थोड़ा सा बताएं। जी, पहले मैं ट्यूशन वाली बात का जवाब दूंगी। ये ट्यूशन फ़ी जो है 2 बच्चों के लिए जितना ट्यूशन फ़ी पे करते हैं उतना उनको डिडक्शन मिल सकता है। मैक्सिमम लिमिट 1 लाख की रहती है सेक्शन 80C के अंडर, और ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, खुद की एजुकेशन या अपने स्पाउस की एजुकेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। और अब इसमें अगर बच्चा प्ले स्कूल में है या नर्सरी में है तो उसकी ट्यूशन फ़ी भी डिडक्टेबल है। तो ट्यूशन फ़ी में ये रूल्स लागू होते हैं। जहाँ तक लाइफ इंश्योरेंस का सवाल है, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि लाइफ इंश्योरेंस आप सिर्फ टैक्स सेविंग के हिसाब से मत लीजिए। आप पहले देखिए आपकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, आपके डिपेंडेंट्स कितने हैं। अगर आपकी इनकम ना हो तो उनको कितना पैसा चाहिए होगा जिससे वो अपना निर्वाह आराम से कर सकें। उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कितना इंश्योरेंस चाहिए, और फिर आप टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। तो टर्म इंश्योरेंस का जितना प्रीमियम होगा वो आपके लिए डिडक्टेबल हो जाएगा, 80C के अंडर आपको बेनिफिट मिल जाएगा।
एक और रूल इनको ध्यान रखना होगा कि अप्रैल 1 2013 से कुछ इनकम टैक्स रूल्स में चेंज हुए हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अगर इनका प्रीमियम समझिए 10,000 है तो इनका सम अश्योर्ड 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 1 लाख से कम सम अश्योर्ड वाली पॉलिसी है तो इनको 80C का बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, इसके अलावा जो मैच्योरिटी वैल्यू आएगी उस पॉलिसी की वो भी टैक्सेबल होगी। तो ये ध्यान रखिए कि प्रीमियम का 10 टाइम से ज़्यादा मल्टीपल होना चाहिए आपकी पॉलिसी का सम अश्योर्ड। जी, तो इनको सारे ही ऑप्शंस बताए जा चुके हैं, ये टैक्स किस तरह से सेव कर सकते हैं। फिलहाल हम कुछ और सवालों को भी शामिल करेंगे। अभी रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए मनी गुरु। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज हम बात कर रहे हैं सेविंग्स पर। हमारे साथ हैं किरण और प्रकाश बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगला सवाल हम लेते हैं। गोविंद ने हमसे SMS के जरिए सवाल पूछा है। इनका सवाल है रिलायंस रेगुलर सेविंग्स इन्होंने लिया हुआ है। किरण, ये सवाल मैं आपसे लूंगी। 5 साल से इस फंड में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000 मंथली। ये जानना चाहते हैं पर्टिकुलरली इस प्लान के बारे में, कैसा है ये प्लान? ये प्लान काफ़ी वॉलेटाइल है और इस समय ये टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में नहीं है। तो एक समय पे ये इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता था, बट जो इसकी इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं ये या तो मार्केट से बहुत आगे दौड़ जाता है या जब मार्केट डाउन हो तो ये काफ़ी नीचे गिरता है। तो उस हिसाब से ये बहुत वॉलेटाइल है, हाईली रिस्की फंड है। तो अगर इनके रिस्क प्रोफाइल में ये सही नहीं बैठ रहा है तो मेरे ख्याल से इनके लिए सही फंड नहीं है। जी बिल्कुल। प्रकाश, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, तो जिस तरह से किरण बता रही हैं कि इनके लिए अभी ये सही फंड नहीं है, इसके अलावा अगर ये एग्जिट कर देते हैं इससे, तो इसके अलावा आप इनको क्या और सजेस्ट करेंगे, क्या और ये स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, देखिए, ये सबसे पहले इनको अपने पोर्टफोलियो को देखना पड़ेगा। और चूंकि रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड जो है थोड़ा सा एक उसके अंदर डेट इक्विटी दोनों की कंपोनेंट है, तो ये क्या उसी फंड के उसी तरह का रिप्लेस करना चाहते हैं? रिलायंस रेगुलर सेविंग के अंदर अगर आप देखिए तो लार्ज कैप की भी डोमिनेंस है, मिड कैप की भी है और स्मॉल कैप भी है, तो थोड़ी सी मिक्स है। और इसकी जो परफॉर्मेंस के वॉलेटिलिटी का सबसे बड़ा वजह क्या है कि जब मार्केट अच्छा करता है तो इनके लार्ज कैप काफ़ी अच्छे करते हैं, और जबकि मार्केट जब दूसरे डायरेक्शन में जाता है तो स्मॉल कैप का जो इनका है, चाहे वो पोर्टफोलियो सिलेक्शन की बात हो या जो भी वजह हो, वो कहीं ना कहीं एक ड्रैग इफेक्ट ला रहा है। तो ये जैसा कि किरण जी ने बताया कि काफ़ी वोलेटाइल रहा है, कभी अच्छा किया कभी खराब किया है, तो ये एक थोड़ी सी दुविधा वाली स्थिति है। और मैं भी बिल्कुल सुझाव दूंगा कि अगर आप इसको छोड़ के अगर किसी दूसरे अच्छे बैलेंस फंड में आप अगर मूव करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल। तो हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस मिल चुकी है, जैसे कि इन्होंने बताया कि इसमें मिक्स्ड एलोकेशन है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स का एलोकेशन है। तो फिलहाल ये किसी और स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। चलिए, फिलहाल इस शो में हम इतने ही सवाल लेंगे। प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। किरण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। चलिए, एक बार दर्शकों को फिर से बता दें वो कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके कोई भी सेविंग से जुड़े सवाल हैं, आप हमें SMS कर सकते हैं। हमारा कोड सेव लिखिए और अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। साथ ही आप हमें ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर। फिलहाल इतना ही। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट।